अस्सलाम वालेकुम। आबिद शाल हाजिर है इदारे उर्दू के सिलसिले एक सवाल के साथ, और इस एक सिलसिले के अंदर हम कई और सिलसिले भी जारी किए हुए हैं, जिनमें से एक सिलसिला मसनूई ज़हानत के बारे में है। इससे पहले भी जनाब इदरीस आज़ाद से हम कुछ बातें कर चुके। बहुत शुक्रिया सर, आपने वक्त इनायत किया। और उसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए हम अगले सवाल की तरफ जाते हैं। अगला सवाल सर जो मसनूई ज़हानत के बारे में है वो ये है कि जो तहकीक है, कुछ जो खुसूसी तनाजुर उसमें हम उर्दू तहकीक का भी रखेंगे, क्योंकि हमारा शोबा जो है वो है आपका सोशल साइंसेस का है, साइंसेस का भी है, वो भी रखेंगे। लेकिन जो मजमूई अमूमी तहकीक का एक आलमी रुझान है उसकी वो ज़्यादा पेश नज़र रहेगा। तो ये जो तहकीक है इसमें जो जान मारने की एक कैफियत थी, मुहक्किक के बड़े इसमें यानी आप समझें कि मुख्तलिफ उसके मेराज हासिल करने के पैमाने होते थे कि अगर उसने ये कर लिया है तो बड़ा मुहक्किक हो गया है ये। तो उसमें क्या एक तो मुहक्किक जो है वो जब ज़्यादातर उस पर डिपेंड करने लगेगा तो उसका अपना जो मामला है वो कहाँ रहेगा, एक बात। दूसरी बात ये कि किन किन मामलात में ये मुआविन साबित होगी, और इसी के साथ फिर और जो इसके अंदर जो कबाहतें पैदा होंगी अखलाकियात की और चोरी की और इस तरह के मामलात की, उस पर हम अलग से बात करेंगे। ठीक है। फ़िलहाल जो पेश नज़र सवाल है वो ये है कि तहकीक में क्या फ़र्क पड़ेगा मसनूई ज़हानत के आ जाने से। बहुत शुक्रिया सर। मुहक्किक जो है उसकी दो क्वालिटीज़ आप भी पढ़ाते हैं और हमने आपसे ही सुनी है, और साफ जब तहकीक के साफ पढ़ाए जाते हैं कि एक तो वो मिजाज का मतलाशी होता है, मतलब उसको बेचैनी होती है, उसकी नज़रें मुतजस्सिस जहन जो है वो होता है। तो ये तो तय है, उसकी पहला वस्फ है कि अगर वो मुतजस्सिस नहीं है और वैसे पीएचडी वगैरह कर रहा है तो वह ओरिजिनल मुहक्किक नहीं है। तो वो तो चाहे जो मर्ज़ी करता, फिर उसने तब भी वही करना है जब एआई होगी, और तब भी वही करना है जब एआई नहीं होगी। बहुत अच्छी बात है जी। दूसरा है मुहक्किक। तो उस मुहक्किक के लिए सर एआई मेरे ख़्याल में बाज़ हवालों से उसके काम को बहुत ज़्यादा बढ़ा चुकी है, और बढ़ने का वॉल्यूम भी बहुत ज़्यादा है कि वो मुहक्किक फंस गया है अब, और बाज़ हवालों से बहुत ज़्यादा कम कर चुकी है। ठीक है, यानी उसका एक ज़ाविये से उसका बोझ कम कर दिया है, लेकिन दूसरे से उसका बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया, और थोड़ा नहीं बढ़ाया, यानी उसकी एक्सपोनेंशियल वैल्यू, उसकी बढ़ने की मिकदार बहुत ज़्यादा है। ठीक है। पर्सनली एज अ रिसर्चर, ठीक, क्योंकि दोनों तरफ से अलग अलग हम बात करेंगे ताकि मैं अलग अलग वाज़ेह कर रहा हूँ। पर्सनली एज अ रिसर्चर, क्योंकि मुझे भी अब कई साल 2-3 अशरे हो गए हैं सिर्फ रिसर्च में ही अपने आप को रखे हुए। मेरी किताबें या चंद पेपर जो भी हैं वो उसी दरअसल रिसर्च का ही नतीजा है। तो मैं ये समझता हूँ कि जो काम बढ़ गया है वो डीप रिसर्च का काम है कि आप जब चैट जीपीटी से या एआई से बात करते हैं कि ये मेरा मौजू है, मुझे कुछ हिंट्स दो, कुछ इशारे दो, मुझे कुछ ब्रेन स्टार्मिंग का मौका दो ताकि मैं आइडियाज़ डिफरेंट सोच के तो आगे बढ़ूँ। वो जब देती है तो बहुत से ऐसे नाम उसमें आते हैं, बहुत सी ऐसी किताबें उसमें आती हैं जो आपने सुने हुए भी नहीं होते। पहले तो यहीं से बढ़ गया काम कि आपने जब तय किया कि मैं इस टॉपिक को लेता हूँ तो पहले से आपको कुछ तो पता ही था उस टॉपिक में, लेकिन वो जब आपके सामने स्पिट आउट करती है कुछ नया, तो वहाँ तो बहुत से नए नाम आ जाते हैं, बहुत से नए लोग आ जाते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि पहले स्टेप में ही काम बढ़ गया। आप क्या करते हैं, आप उन नामों को अपने पास नोट करते हैं कि अच्छा ये तो मेरे जहन में थे ही नहीं। उसके बाद फिर आप गूगल करते हैं या आप रिसर्च करते हैं तो पता चलता है कि ओहो, जो मेरे जहन में नाम थे ये उससे बेहतर हैं, शायद ये इसने ज़्यादा पहचाना है मौजू को, तो इसलिए इसने ज़्यादा करीब वाले लोग जो इस रिसर्च के फील्ड से हैं वो मेरे सामने लाए। तो आप अपने वालों को पीछे छोड़ के दूसरे वालों को पढ़ना शुरू कर देते हैं। जब पढ़ते हैं तो उसमें नए नए आइडियाज़ आना शुरू हो जाते हैं, उनके जो आपने कभी उनका नाम नहीं सुना था तो आपको वो आइडियाज़ भी मालूम नहीं थे। अब फिर आप चैट जीपीटी के पास आते हो, कहते हैं ये क्या कह रहा है, ये नई टर्म यूज़ कर रहा है ये साहब, तो मुझे तो ये पता नहीं चल रहा। वो जब उसको खोलती है तो फिर आपका काम बढ़ जाता है। ऐसे ही वो आपको कहती है कि अब इस फील्ड में भी जाओ, अब उस फील्ड में, एक और आदमी का नाम बता देती है। तो जो सच्चा मुहक्किक है सर, चूँकि मैं पर्सनल मुझ पर बीतती है तो मैं इसलिए ये बात बता पा रहा हूँ, वो फंसता चला जाता है, और वो एक नाम से शुरू हुआ था रिसर्च में और उसको 50 नाम ना सिर्फ पढ़ने पड़ जाते हैं। जो मैं अपना बताता हूँ, एक दिन में लिखे जाने वाला भी आर्टिकल होता है, आपको पता है, जो एक दिन में लिखा जाता है, और एक साल में लिखे जाने वाले भी आर्टिकल होते हैं।
لیکن میں جو ایک دن میں لکھے جانے والا آرٹیکل ہے، اب میں اگر وہ اے آئی سے لکھوانا شروع کرتا ہوں نا تو وہ ایک دن میں نہیں لکھا جاتا، یعنی اس کا ٹائم بڑھ گیا ہے. وہ میرے سامنے اتنا مواد لا دیتی ہے کہ میں کہتا ہوں اوہ یہ کیا کر رہے ہو، وہ بچپنا کر رہے ہو نا، وہی ادھوری پرانی باتیں لکھ رہے ہو، پہلے یہ پڑھ لو. 6 دن لگ جاتے، وہ ایک دن کو 6 دن کر چکی ہے. یہ وہ چیزیں ہیں جس میں AI نے محقق کو پھنسا دیا ہے. اس کے سامنے وہ اتنے کھانے رکھ دیتی ہے، اور طریقہ بڑا لذیذ ہے اس کا کہ وہ آپ جو پوچھتے ہیں، آپ کو بھی ہوا ہوگا کسی حد تک تجربہ، کہ وہ اس کے سامنے اتنی ڈشیں رکھ دیتی ہے کہ اب وہ کیا کیا کھائے، اور کئی ڈشوں کا اسے پتہ نہیں ہوتا، تو پھر وہ ان کی کھوج لگاتا ہے کہ میرے کھانے کی ہے کہ. تو اس طرح سے تو کام کا والیوم آپ خود اندازہ لگا رہے ہوں گے کہ کافی واقعی بڑھ چکا ہے. جو کم ہوا ہے آپ اس کی بات کرتے ہیں. جن چیزوں پہ کافی سارا محقق کا وقت ضائع ہوتا تھا، مثلا کتابیں ڈھونڈنا، پھر سارا دن دیکھنا، اور پھر پورے دن کتاب پڑھنے کے بعد اس نتیجے پر پہنچنا کہ اس کتاب میں تو ایسا کچھ نہیں ہے جو میرے کام آ سکے، اور پھر اس کو رکھ دینا. اس طرح کے جتنے کام تھے لائبریریوں میں جا کر کرنے کے، ان سب سے اس نے چھٹکارا دے دیا. دوسری جو اس کے کام کا والیوم اس نے کم کیا ہے، وہ ہے سارا تھکا دینے والا فضول، جو محقق کو ویسے بھی نہیں کرنا چاہیے تھا. اور جب بھی کوئی محقق زیادہ بڑا محقق بن جاتا ہے، جیسے اس وقت اب آپ ہیں کہ یونیورسٹی کی سطح کے پروفیسر بھی ہیں، ڈاکٹر بھی ہیں، تو وہ اپنے نیچے 4 5 ریسرچر لے آتا ہے جو PhD کے اسکالرز ہوتے ہیں، یا وہ MPhil کے اسکالرز ہوتے ہیں. جیسے میں خود آپ کا ایک PhD کا اسکالر ہوں، تو وہ ایسے اپنے آپ ساری باتیں یہاں کر رہے ہیں تو وہ اپنے سامنے وہ ریسرچ خود تو کر نہیں رہا ہوتا زیادہ، موسٹلی وہ ریسرچ کو نگرانی کر رہا ہوتا، دیکھ رہا، لیکن وہ اسی فیلڈ کا چیف بھی ہے اسی ریسرچ میں. تو جب 5 اسکالر اس کے سامنے کرتے ہیں تو اس کا معیار تو بلند ہے نا. تو یہ ہے تحقیق کا اصل وقت جو ایک محقق کو نصیب ہوتا ہے، کہ ایک ٹائم آتا ہے کہ 4 5 اسسٹنٹ ہوں، ریسرچ اسسٹنٹ، اور پھر وہ اپنے شوق کو ان میں پھیلا دے، 4 5 ٹکڑوں میں موضوع تقسیم کر دے. شوق اس کا ہی ہوتا ہے کیونکہ اس میں آنے والے ہیں. تو اس طرح سے جو ہے یہ اصل مقام تھا ریسرچر کا. تو یہ آخری بات میں نے اس لیے کی ہے کہ جب ریسرچر کا تھا ہی یہی مقام کہ وہ فضولیات وہ نہ کرے کتابیں نکالنے کی. جب وہ بڑا آدمی بن جاتا ہے، بڑا ریسرچر بن جاتا ہے، تو آلریڈی وہ نہیں کرتا، دوسرے اس کے لیے کرتے ہیں. تو وہی کام اب چھوٹے ریسرچر کے لیے بھی ہو گیا آسان، کہ اس کو ChatGPT یا اسسٹنٹ ایسا مل گیا، ریسرچ اسسٹنٹ، جو وہ کام جو آپ کے اسسٹنٹ کرتے تھے وہ کرتا ہے. اور اس کے چونکہ یہ تو ریسرچر خود ہے تو اس کا آئیڈیا ہوتا ہے بیسیکلی، اور اس کو پھر برین سٹارمنگ کی وجہ سے نت نئے اور آئیڈیاز آتے رہتے ہیں. تو یہ کام پھیل گیا ہے، ریسرچ بہت بڑھ گئی ہے، اور تیزی سے بڑھے گی.